हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे। नया टॉपिक के बारे में जानेंगे जो है तुर्कीश इन्वेजन इन इंडिया, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कमिंग ऑफ तुर्कीश इन इंडिया, यानी तुर्क का भारत में आगमन, या कह सकते हैं कि भारत में तुर्की का आक्रमण। ठीक है, अब हम समझते हैं, देखिए दूसरे देशों के लोग, तुर्क से आने वाले लोग जो है वह हमारे देश में किस प्रकार से आक्रमण कर पाए, है ना। कोई जब किसी को कमजोर जानता है, जब किसी को कमजोर मानता है या उसकी कमजोर नब्ज पकड़ लेता है, तब वह उस पर इन्वेजन कर देता है, आक्रमण कर देता है ना। ठीक यही बात हम लोग यहाँ भी जानेंगे। अब हुआ क्या था, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल से पढ़े थे, कैसा क्या कारण था, क्या रीजन थे कि तुर्की जो है भारत में आए और मुस्लिम धर्म की स्थापना उसी समय से होनी शुरू हो गई। बेसिकली उनका मेन मोटिव यही था कि भारत में आएंगे और जितना हो सके धन हम लूटेंगे। ठीक है, और दूसरा साथ ही साथ यह था कि भारत में हम अपने धर्म के प्रचार प्रसार भी करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या कारण थे कि तुर्की या फिर दूसरे देशों के लोग हमारे देश में बसना शुरू, यानी कि आक्रमण किए और आक्रमण करने के बाद वह हमारे देश पर पूरी तरीके से छाना कब्जा करना शुरू कर दिया। ऐसे क्या रीजन थे? तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे, है ना, क्या है? तुर्कीश इन्वेजन इन इंडिया, तुर्क का भारत में आक्रमण। सबसे पहला है रीजन फॉर तुर्क इन्वेजन, है ना, रीजन फॉर तुर्क इन्वेजन इन इंडिया। क्या कारण थे कि भारत में तुर्की का आक्रमण हुआ? ऐसा क्या रीजन रहा भाई कि भारत में तुर्की लोगों का आक्रमण होते रहा? सबसे पहले भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, पता है ना आप लोगों को। अब सोने की चिड़िया कहा जाना, इसका मतलब भारत बहुत संपन्न देश था, सुखी देश था। यहाँ पर, है ना, के लोग बहुत ज्यादा मेहनती थे, बहुत ही धन संपत्ति यहाँ पे थी। और खास करके हमने कल भी बताया था कि यहाँ के मंदिर बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे। यहाँ के मंदिरों में धन संपत्ति की अपार अकूत, है ना, भरा हुआ रहता था, जिसमें सोने चांदी रुपया, है ना, जो भी चीजें थी, सिक्के चांदी और है ना, और सोने के सिक्के बहुत आयत रहता था, ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा रहती थी। तो यहाँ इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कही जाती है। तो सबसे पहला है ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया, भारत में जो सबसे ज्यादा धन संपत्ति थी, उन्होंने सुन रखा था कि भारत एक बहुत ही ज्यादा, है ना, धनी देश है। तुर्किश एक्सपेंशन पॉलिसी, ये जानते हैं, अब समझना थोड़ा सा। तुर्किश एक्सपेंशन पॉलिसी यानी कि हम भारत में तुर्की का आगमन में दो राजाओं के बारे में पढ़े थे, दो इन्वेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन? महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गौरी, इन दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो समझो थोड़ा सा, चाहे महमूद ऑफ गजनी जो था, गजनी जो अफगानिस्तान तरफ है ना, उस प्रांत का राजा था, और मोहम्मद गौरी, गौर का जो भी अफगानिस्तान में भी यही है, तो यहाँ का राजा था। अब बात दोनों ही राजाओं की करते हैं, गौर हो, है ना, या गजनी हो, दोनों ही राज्य जो थे पथरीली भूमि थी, सुखी संपन्न, ना तो खेती यहाँ सही से हो सकता था, ना ही और कुछ भी यहाँ हो सकते थे। वह चाहता था कि हम इस राज्य को बहुत ही ज्यादा सुखी संपन्न बनाए, और यही कारण था उसे पैसे की आवश्यकता बहुत ज्यादा थी, धन की आवश्यकता बहुत ज्यादा थी। तो क्या वह धन कमा कर बनाए, लोगों में धन कमा कर बांटे? नहीं, उनका मकसद था कोई ऐसे राज्य, कोई ऐसे देश की ओर रुख करना जहां पर के राजा एकीकृत नहीं हो, यूनाइट नहीं हो, लोग अपने में एक दूसरे से घृणा करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं और लड़ते रहते हैं। जब ऐसा कुछ हो तब
उस देश पर आक्रमण करना, ऐसा कुछ हो तब उस देश को क्या कर देना, है ना, जीतना आसान हो जाता था, लूटना आसान हो जाता था। तो उसकी एक्सपेंशन पॉलिसी यानी कि उनकी इच्छा कि हम अपने छोटे से साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाएं, है ना, यह इच्छा उन्हें दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित करती, प्रेरित करती। ठीक है, तो तुर्किश एक्सपेंशन पॉलिसी। अगला है फिर बैटल बिटवीन राजपूत। अब चलो ठीक है, उनकी एक्सपेंशन पॉलिसी है तो वह दूसरे देशों में भी जा सकता था, भारत को ही क्यों चुना? तो भारत को चुनने का कारण था यहाँ पर राजपूतों का शासन था। कल भी बता चुके थे कि यहाँ राजपूत का शासन था और राजपूत एक दूसरे के विरोधी थे, है ना। फिर बैटल बिटवीन राजपूत, लोगों में, राजपूत राजाओं में लगातार बार बार युद्ध होते रहता था, है ना। छोटे छोटे कारणों पर शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भी ये लोग एक दूसरे से शत्रुता रखते थे, एनिमी थे और युद्ध करते रहते थे। लैक ऑफ यूनिटी अमंग रूलर्स, है ना, भारतीय राजाओं में एकता का कमी होना। भारतीय राजा, अब जैसे देखें, है ना, यहाँ के राजाओं का काम था कि अगर किसी दूसरे राजा पर कोई बाहरी आक्रमण करता है तो भारतीय राजाओं सब मिलकर उसको सामना करते, है ना। चाहे घर में कोई भी किसी से लड़े, लेकिन जब बाहरी वाले अगर किसी तरीके से आक्रमण करे उसका सामना सबको करना पड़ता था। लेकिन भारत जो थे उसमें था कि अगर किसी राजा पर कोई आक्रमण किया तो वह सिर्फ वही राजा जाने, वही राजा समझो, दूसरे राजा जो हैं उसका हस्तक्षेप नहीं करते थे, है ना। अपना क्या होता था, तो यही कारण है कि छोटे छोटे राज्यों पर सबसे पहले कब्जा करते गया और उसके बाद जब अपनी शक्ति बढ़ा ली तब बड़े बड़े राजाओं पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। क्लियर? तो ये हुआ लैक ऑफ यूनिटी अमंग राजपूत रूलर्स। क्लियर? अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि किसके बारे में। पहला है महमूद ऑफ गजनी, है ना, महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी के फादर का नाम था सुबुक्तगीन। महमूद ऑफ गजनी के फादर का नाम था सुबुक्तगीन। अब थोड़ा सा चलो पीछे चलते हैं कि तुर्की इतने शक्तिशाली हुए कैसे, है ना। ऐसा क्या कारण हुआ कि तुर्की जो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। देखो, है ना, हुआ क्या था तुर्की लोगों के लिए, अरब या उसके दूसरे प्रांतों में जो राजा रहते थे वह क्या लाते थे, गुलाम लाते थे। किस कारण के लिए, तो सेना में भर्ती करने के लिए स्लेव खरीदते थे। अब स्लेव होता क्या था कि जैसे अगर कोई राजा किसी दूसरे, है ना, गांवों पर, शहरों पर, राज्यों पर आक्रमण कर देता तो वहां धन संपत्ति लूटता ही था, साथ ही साथ वहां के लोगों को भी, है ना, पकड़ लेता और उसे दूसरे देशों में जाकर बेच देता था, है ना। अगर कोई उसका क्या करता, उसकी गुलामी स्वीकार नहीं करता तो उसे मार दिया जाता। तो लोग कहते कि चलो ठीक है, हम एक यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और रहेंगे, लेकिन फिर भी जीवित तो रहेंगे, तो उन लोगों को बेच देता एज ए स्लेव। जो हट्टे कट्टे स्लेव्स होते थे उनको दूसरे देशों में सेना के लिए खरीद लिया जाता, सैनिक बनाने के लिए खरीद लिया जाता। अब अरब देशों में होने क्या लगा कि तुर्की जो थे, तुर्की सेनाओं की भर्ती करनी शुरू कर दी। तुर्की बहुत हट्टे कट्टे होते थे, जुझारू किस्म के होते थे, वह, है ना, शक्तिशाली होते थे और सबसे बड़ा बात होता था कि डिसिप्लिन बहुत होते। राजा ने सोचा कि क्यों ना हम तुर्की और सैनिकों को मंगा ले, है ना, हमारी सेना जो है वह कुछ उद्दंड सी लगती है, तो तुर्की सेना जो है डिसिप्लिन ज्यादा है, उसे ही मंगा लेते हैं। धीरे 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 करके तुर्की सैनिकों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई और तुर्क सैनिक इतने हो गए कि उन्होंने एक समूह, ग्रुप का निर्माण कर दिया, है ना, संस्था का निर्माण कर दिया और वह किसी इतने ज्यादा हो गए कि वह किसी दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर सकते थे, है ना। ठीक है, और इसी तरीके से तुर्कों की शक्ति बढ़नी शुरू हो गई और यही तुर्क अब दूसरे दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया।
तो इसके यानी कि अब बात करेंगे महमूद ऑफ गजनी का, यह 971 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, 930 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, है ना। और इनके फादर का नाम था सुबुक्तदीन, वह अफगान सरदार थे, है ना। जैसा सरदार जो हम लोगों ने कहा था कि तुर्कियों का जो सरदार थे अफगान सरदार थे। अब महमूद ऑफ गजनी, है ना, या महमूद गजनी भी कहते हैं, उसने भारत में 27 साल के अंदर 17 बार आक्रमण किया। सोच सकते हैं कोई भी राजा अगर एक बार आक्रमण करता है, 2 बार आक्रमण करता है, 3 बार आक्रमण करता है, बस हो गया। लेकिन 17 बार आक्रमण करना यह क्या दर्शाता है कि हमारे देश के जो राजा थे, हमारे देश में उस समय जो राजपूत राजा थे वह कमजोर थे, है ना, यूनाइट नहीं थे। और यही कारण है कि उन सब में क्या होना शुरू हो गया, वह एकता न रहने के कारण उसने 17 बार आक्रमण किया। क्लियर। तो महमूद गजनी इन्वेडेड 17 टाइम्स इन 27 years, है ना। द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ महमूद गजनी वाज इन 1000 AD इन वाटिया। कहां पर सबसे पहला इन्वेजन किया था? हिज फर्स्ट इन्वेजन इन 1000 AD इन, है ना, मॉडर्न अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान टेरिटरी। जो आज अफगानिस्तान जो है और पाकिस्तान जो है वो सब भारत में ही था ना, तो वहां पर उसने आक्रमण किया। उस समय, है ना, द रूलर वाज जयपाल। रूलर कौन थे? जयपाल, है ना, राजा थे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से मुकाबला किया, है ना, लेकिन हार गए। क्लियर, हार गए। वह बहुत सारा धन संपत्ति लूटा और फिर चला गया। इन द सेकेंड इन्वेजन वाज इन 1005 AD इन वाटिया, है ना। सेकेंड इन्वेजन 1005 AD इन वाटिया, 1006 AD इन मुल्तान। उस समय राजा कौन थे? अनंत पाल थे। कौन थे? अनंत पाल। 1007 में भटिंडा पर, है ना, भटिंडा, उस समय राजा सुखपाल थे। ऐसे ही इसके इन्वेजन होते गए, इन्वेजन होते गए। लेकिन चलो ये सब तो राजाओं को हरा रहा था और छोटी छोटी लूट रहा था, लेकिन सबसे बड़ा इन्वेजन जो कर दिया उसने 1025 यानी 1025 ईस्वी को 1025 AD इन सोमनाथ टेम्पल, है ना, सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, जिसमें वहां पर उसने मूर्तियों को, वहां के लोगों ने, वहां के राजा ने कई दिन तक उसमें 2-3 दिनों तक लगातार युद्ध किए ताकि हमारा जो सोमनाथ टेम्पल है वह बचा रह सके। बहुत धन संपत्ति उस समय सोमनाथ टेम्पल में था, लेकिन ज्यादा दिनों तक आप किसी इन्वेडर को नहीं रोक सकते जिनके सर पे एकदम खून सवार है, जो चाहता है हम जो भी हमारे रास्ते में आए उसको हम मारते जाएं। तो यही कारण है क्या होने लगा धीरे धीरे करके कि हुआ क्या कि 2-3 दिनों के बाद 5000-6000 लोगों की मृत्यु हो गई जो हिंदू लोग थे, है ना। और यही कारण है कि वह हट गए। और यहाँ पर इसने क्या लूटा, तो उस समय के स्थिति के अनुसार हम बताते हैं 20 मिलियन दिनार, है ना, 20 मिलियन दिनार यहां से लूट कर ले गया, जो इतना ज्यादा था कि वह उसके बाद भारत में एक बार ही लूटा। वह आया इन्वेजन, लास्ट इन्वेजन था 1027 AD में, है ना। और उसके बाद वह यहाँ भारत नहीं आया। जब सोमनाथ टेम्पल को लूटा थी तो पता है कि वह कितना गुना, पहला इन्वेजन उसका 1000 AD में था, लेकिन अगर वह 1000 AD में जितना पैसा लूटा था उससे 80 टाइम्स, 80 गुना ज्यादा इसने एक जगह ही सोमनाथ टेम्पल में ही लूट लिया, है ना। सोचो कितना धन संपत्ति हुआ यहाँ से भारत से लूट कर ले गया है।
है ना। तो क्या कह सकते हैं कि वह बहुत ज्यादा धन संपत्ति भारत से ही था। अब 1030 यानी कि 1030 एडी में उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, है ना। अब यहां से तो चलो वह उसकी डेथ हो गई यहां पर, लेकिन क्या एक ऐसा कह सकते हो कि वहां पर यहां लूट करने के लिए हमारे सहयोग में क्या थे? राजा थे, बहुत सारे राजा थे, लेकिन उन्होंने इस लूट को बचाने के लिए क्यों नहीं कुछ किया? इसका कारण था कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। राजा अगर एक नहीं है, एकता नहीं है उनमें, यूनिटी नहीं है, तो वह कभी भी देश को नहीं बचा सकता। और यही था उस समय गजनी की, है ना, महमूद गजनी का। इसके बारे में जो किताब लिखा गया है अल-बरूनी, है ना, किसने लिखा? अल-बरूनी। अल-बरूनी एक राइटर है जिसने किताब उल हिंद की रचना की, किताब उल हिंद की रचना की, जिसमें, है ना, उसने पूरा का पूरा भारत में जो उस समय वैभव था, भारत की सुख संपत्ति थी और महमूद गजनी के लूटने का क्रम था, उन सब के बारे में चर्चा किया गया। क्लियर? अगला हम लोग पढ़ेंगे, ये तो पहला महमूद गजनी था, दूसरा कौन? मोहम्मद गौरी। इसके बारे में मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। क्या है? मोहम्मद गौरी, है ना। कब से कब तक रहा? तो मोहम्मद गौरी 1149 1206 में इसकी मृत्यु हो गई थी, है ना। फादर कौन थे इसके? फादर वहादुद्दीन सैम, वहादुद्दीन सैम, है ना। अब यहां पर भी जानते हैं, जाहिर सी बात है, महमूद गौरी, गौरी नाम से पता चलता है गौर का शासक था। कहां का? गौर का शासक था। और वहां के बाद इसने भारत की तरफ रुख किया। अब भारत की तरफ रुख किया तो सबसे पहला, है ना, 1175 एडी में मुल्तान, है ना, 1175 एडी में इसने मुल्तान और पंजाब को कब्जा कर लिया। 1175 एडी में इसने यहां कब्जा किया। दूसरा था 1178 एडी, बैटल ऑफ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बैटल ऑफ कयादरा, 1100 इतना एडी में, किसके किसके बीच? तब भीम देव सेकेंड एंड मोहम्मद गौरी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से पराजित हुआ, इतना बुरी तरीके से कि वह फिर उसकी बहुत सारी सेना मारी गई, है ना, भीमदेव सेकेंड के और उनके सेना के द्वारा। और वहां पर अब उसके बाद हमने क्या देख रहा, क्या 1178, उसके बाद जब, है ना, उसके बाद भीमदेव सेकेंड से जब यह पराजित हुआ, उसके बाद बहुत सालों तक उसने भारत की तरफ रुख तक नहीं किया। उसको इतना हिम्मत नहीं था कि फिर से यह गुजरात पर, जब तक कि भीमदेव सेकेंड जिंदा रहा, है ना, वह फिर भारत पर आक्रमण करने का सोचा तक नहीं। अब उसके बाद फिर उसने डायरेक्ट 1191, है ना, इन द, कौन सा बैटल था 1191 में?
फर्स्ट बैटल ऑफ कौन सा, तराइन या पानीपत? तराइन। किसके साथ? कल भी बताए थे, पृथ्वी राज चौहान एंड मोहम्मद गौरी, है ना, मोहम्मद गौरी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, इसमें भी पृथ्वीराज चौहान के हाथों इसकी बुरी तरीके से पराजय हुई और फिर वह भागा, है ना। इस बार तो उसने यह भी कहा, कसम भी खाया कि हम कसम खाते हैं कि कभी भी भारत में हम आक्रमण नहीं करेंगे, कभी भी आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन ठीक 1 वर्षों से कम में ही 1192 ईस्वी में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में वही पृथ्वीराज चौहान के हाथ, है ना, हाथों जो पहले बैटल ऑफ तराइन में हार मिली थी, या क्या किया पृथ्वी चौहान और किसके बीच, एमडी गौरी। और एक चीज बोले थे कि प्लस जयचंद, जयचंद की सेना जो कन्नौज का राजा था, कल बताए थे निष्कानी जी, जयचंद का जो कंबाइंड सेना था इसके द्वारा इसकी बुरे तरीके से पराजित हुई। और उसके बाद क्या किया गया कि इसे हराने के बाद, है ना, हराने के बाद क्या किया गया कि इसको कैद कर लिया गया और बाद में जलती हुई, है ना, जलती हुई सलाखें, ये लोहे का रॉड होता है जिस प्रकार से ये है ना, इससे बहुत पतला, ये जो निप होता है उससे बहुत पतला, वो कोई जलता हुआ कोयला जो था उस पर पूरा गर्म किया गया। गर्म करने के बाद दोनों सलाखों को आंखों में, दोनों आंखों में डालकर अंधा कर दिया। सोचो कितनी बुरी तरीके से, है ना, टॉर्चर किया था पृथ्वीराज चौहान को, है ना। अब उसके बाद यहां पर, है ना, ये अब यहां से जब पृथ्वीराज चौहान की मौत हुई, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, उसके बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य का नींव पड़ गया, है ना, मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ गई। 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, है ना, डाइड, ये मर गया। 1206 ईस्वी में इसकी मौत हो गई। और इसके मौत के बाद ही आप लोगों ने एक चीज देखा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। 1206 ईस्वी में इसकी मौत हो गई और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। समझ में आया? क्लियर? अब क्या रीजन थे, क्या कारण थे कि भारतीय शासक, भारतीय राजा आसानी से हार गए थे? क्या उसके पास सैनिक बहुत ज्यादा था, तुर्की इन्वेडर्स के पास, यानी मोहम्मद गौरी या महमूद गजनी के पास बहुत ज्यादा सैनिक लेके आते थे? अब क्या, या फिर हमारे पास ऐसा क्या कारण था, हमारे पास शस्त्र नहीं थे, या हमारे पास घोड़े हाथी नहीं थे, या हमारे पास आदमियों की कमी थी, सेना की कमी थी? क्या रीजन था भाई कि हम बार बार हारते जा रहे थे? द रीजन ऑफ डिफीट ऑफ इंडियन रूलर्स। क्या रीजन थे, क्या कारण थे कि हमारे भारतीय राजा आसानी से हार रहे थे? तो सबसे पहला कारण क्या हमने बताया था? लैक ऑफ यूनिटी अमंग द राजपूत रूलर, है ना, राजपूत राजाओं में एकता की कमी। उस समय तो हिंदू राजा ही थे ना, तो राजपूत राजाओं में एकता की कमी। दूसरा, ओल्ड वार टेक्निक, है ना, सभी समझाएंगे। तीसरा, ओल्ड
हैवी weapons, use of elephant in battlefield, lack of in army है, lack of unity among कमांडर, एटीसी कर दो। और भी बहुत कारण थे, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग समझते क्या रीजन था। तो सबसे पहला तो हम लोगों ने देखा कि राजपूत राजाओं में जो कमी थी, किस चीज की कमी थी, राजपूत राजाओं में यूनिटी की कमी थी। एक राजपूत राजा पर अगर कोई आक्रमण किया तो दूसरा बगल वाला राजपूत राजा, पड़ोसी राजपूत राजा, वह उसका क्या नहीं कर पा रहा था, उसका विरोध नहीं कर पा रहा था। यही कारण है कि राजपूत राजाओं में यूनिटी की कमी थी। ओल्ड वार टेक्निक, हम लोग महाभारत वगैरह आप लोगों ने देखा था। महाभारत में सैनिक है ना, बहुत सारे सैनिक जो थे वो लड़ रहे थे। एक सैनिक सेना, पांडवों की सेना थी और कौरवों की सेना थी, दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो ये वार टेक्निक बहुत क्या हो गया था, पुराना हो गया था। इस वार टेक्निक में ना किसी प्रकार की कोई है ना तीरंदाजी बहुत कम हो रहे थे। ये सेनाओं के द्वारा, सैनिकों के द्वारा भाला बर्छा इन सब चीजों से लड़ा जा रहा था जो भारी होते थे। ओल्ड एंड हैवी वेपन्स, उनके तलवारें जो होती थी बहुत ज्यादा किस चीज का हो रही थी, भारी। जैसे आप लोगों ने सुना था ना कि महाराणा प्रताप के जो भाले होते थे वह भी 70-80 किलो के होते थे, तलवारें भी बहुत वजनी होते थे और साथ ही साथ उनका जो ढाल होता था वह भी बहुत भारी होता था। तो इतने भारी वजन के आप वेपन्स लेकर जाएंगे तो सामने वाला का वेपन्स अगर हल्का रहेगा एज कंपेयर टू योर वेपन्स, तो वह आराम से तुमको है ना मारकर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि उनके वेपन्स जो थे कम, है ना, बहुत कम वजन के होते थे। उनमें आर्चरी का इस्तेमाल किया जाता था, तीरंदाजी का इस्तेमाल किया जाता था। उनके ढाल भी मजबूत लेकिन है ना कम वजन के होते थे। तलवारें भी बहुत तेज होते थे, नुकीली होती थी, और यही कारण था उनके जीत का। हम लोग क्या, राजशाही के कारण हम लोग हाथियों का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। किस चीज के लिए, युद्ध में जाने के लिए हाथी हमारे पास बहुत होते थे। सैकड़ों हाथियों को हम युद्ध भूमि में ले जाते और सेना है ना सेना का इस्तेमाल करते थे। लेकिन युद्ध भूमि में हाथी जब मैदान में जाता और हाथी जब जख्मी हो जाता था तो हाथी पागल हो जाते, और जिस कारण से क्या उनको पता होगा कि कौन हमारा सैनिक है और कौन विरोधी सैनिक का है, वह ज्यादा उनको नुकसान पहुंचाने से ज्यादा विपक्षी सेना को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा वह हमारे सैनिकों को ही नुकसान पहुंचाता, और हमें उससे भी बचना पड़ता, हमारी सेनाओं को उन हाथियों से भी बचना पड़ता था। यही कारण था। और एज कंपेयर टू उनके पास फास्ट मूविंग हॉर्स होते थे जो आसानी से हमें नुकसान पहुंचाकर भाग जाया करते थे, बहुत तेज दौड़ते थे, और वही हाथी बहुत धीरे धीरे है ना चलता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन इन आर्मी, हमारे आर्मी सेना में भी बहुत बड़ी कमी थी। किस चीज की, डिसिप्लिन की। वो राजा की बातों को नहीं, वो अपना सेनापति के इशारों को ही समझता था, अपना सेनापति की बातों को ही मानता था, है ना। और यही कारण था कि लोग कम्युनिटी में है ना समुदायों में बटे हुए थे, टुकड़ियों में बटे हुए थे। अगर ये एक टुकड़ी आक्रमण करती तो जब तक दूसरी टुकड़ी को आक्रमण करने का है ना परमिशन नहीं मिलता तब तक वो आक्रमण नहीं करता था, है ना। तो यही कारण था कि उसमें डिसिप्लिन की कमी थी। लैक ऑफ यूनिटी अमंग कमांडर, और कमांडर यानी सेना का जो हेड होता है उसको कमांडर कहते, सेनापति कहते, उसमें भी यूनिटी की कमी थी। कारण कि जैसे कि युद्ध हो रहा है तो सभी सेनापति को
युद्ध भूमि में जाना पड़ता, कूदना पड़ता और उसके साथ उसकी सेना भी जाती। लेकिन जब तक कि सेना को सेनापति आदेश नहीं देता तब तक सैनिक युद्ध भूमि में नहीं जाते थे, युद्ध नहीं करते थे। इसीलिए है ना, युद्ध हारने का मेन कारण भी यही हो जाता, कमांडर की लापरवाही, या कमांडर बिका हुआ होता तो सेना भी उसके साथ युद्ध नहीं करती। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमारे देश में रीजन था भारतीय शासकों को क्या होने के लिए, हारने का। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या कारण थे, कौन कौन से राजा, जैसे है ना चोल, चेर, पांड्या, गुर्जर, प्रतिहार, पाल डायनेस्टी, राजपूत डायनेस्टी, ये सब जो थे वह कैसे हमारे देश में शासन किए। सब तो हमारे देश के ही थे, तो किस प्रकार से शासन किया, क्या उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी थी, क्या प्रशासनिक कारण थे, ये सारी चीज हम अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद।